ओके, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जहां हमने देखा था कि मेरे पास में प्लस प्लस ऑपरेटर मिल जाता है, जिसको मैं ऑपरेंड्स के पहले भी लगा सकता हूँ या फिर ऑपरेंड के बाद में भी लगा सकता हूँ, बराबर कि नहीं। ऑपरेंड से पहले लगा देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्री इंक्रीमेंट। वेरी गुड। और बाद में लगा देंगे तो क्या कहेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ गए? फिर प्री इंक्रीमेंट का मीनिंग ये था कि देखो इंक्रीमेंट कर देंगे और इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज भी उसी ऑपरेशन में कर लेंगे, राइट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये था कि हम इंक्रीमेंट तो करेंगे लेकिन इंक्रीमेंटेड वैल्यू का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, ठीक है ना, तुरंत नहीं करेंगे। दैट वाज द पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। और इसी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को हमने लास्ट टाइम लिख के भी देखा था, और लिखने के बाद हमें थोड़ा सा यकीन भी आ गया था। आई होप कि यही प्रोग्राम आपने घर पे जाके थोड़ा सा करके देखा होगा। चल रहा था, समझ में आ गया था। अभी फिर आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे, अलग अलग किए थे ट्राई, ओके, हो गए थे और समझ में भी आ गया। आंसर पहले गेस किया कि पहले रन करके देख लिया? पहले गेस किया, ओके, तो गेस सही आए, चलो परफेक्ट। तो चलो हम इसका मतलब है प्लस प्लस ऑपरेटर को समझ गए। अभी आज के सेशन में हम बात करेंगे दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमने देख लिया था शायद ना, देख लिया था, हाँ। तो अभी हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी को हमको समझना है, राइट। सुना ये नाम इंजीनियरिंग में? कितने लोग हैं जो ऑनलाइन में हैं और आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कोई है? ऑनलाइन में और फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं ना? नहीं, ओके, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? अभी देखो, हमने जो प्रोग्राम अभी तक लिखे वो सब लाइन बाय लाइन रन हो रहे हैं, वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, ऐसे एग्जीक्यूट हो रही है। बट क्या मैं इस फ्लो को चेंज कर सकता हूँ? मतलब यहाँ लाइन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, एंड 6 एंड 7। मान लो इतनी सारी लाइंस मेरे पास में है। अब ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, बट मुझे क्या करना है पता है? ये लाइन 3 तब रन करनी है जब 2 पे कुछ रिजल्ट मुझे जैसा चाहिए वैसा आ जाए, नहीं तो मैं 3 को रन नहीं करना चाहता, ठीक है। या फिर मान लो ये 5 नंबर की जो लाइन है इसको मुझे बार बार रन करना है, ठीक है। तो वैसा करने के लिए मतलब मुझे कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, बराबर। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मुझे कंट्रोल करना है। तो क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है? यस। या फिर अगर मान लो मुझे लाइन 6 से वापस लाइन 2 पे जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? यस। और वो करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और कंट्रोल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली आ जाते हैं। पहला आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और दूसरा आता है इटरेशन स्टेटमेंट्स। आइटरेशन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये कंडीशन चेक करेंगे, कितना सिंपल है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। कंडीशनल स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन चेक करके कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। अब कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास में अवेलेबल है? तो हमारे पास है इफ, सबसे पहला। दूसरा है इफ एल्स, ठीक है। फिर तीसरा आपको मिल जाता है इफ एल्स चेनिंग, ठीक है। फिर चौथा मिलता है इफ एल्स का नेस्टिंग, और पांचवा मिलता है स्विच केस।
इनमें से पाइथन में आपको ये ऊपर के चारों मिल जाएंगे। कौन से? इफ, इफ एल्स का चेनिंग, इफ एल्स का नेस्टिंग, ये सब कुछ आपको पाइथन में मिल जाएगा। सेम बिहेवियर, सेम सब कुछ, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, जावा में है ना। तो जावा में आपको कर्ली ब्रैकेट्स लिखने पड़ते हैं, पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्विच केस पाइथन में अवेलेबल नहीं है, वो बोलते हैं हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्विच केस की कोई ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर जावा में बिना स्विच केस के हम पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस बारे में तो मैं पाइथन के साथ हूँ कि स्विच केस की जावा में वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं, तो अगले वाले वर्जन पे वो लोग निकाल भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट पता नहीं, उनकी चॉइस है, वो लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट समझते हैं, दैट इज इफ। अब ये सिंपल इंग्लिश है। इफ क्या है? सिंपल इंग्लिश। आप इफ का इस्तेमाल इंग्लिश स्टेटमेंट में कहां पे करते हो? जैसे आप बोलते हो इफ रेन फॉल्स देन डोंट गो टू क्लास, बराबर। मतलब बारिश हो रही तो क्या करो? क्लास में मत जाओ, ऐसा बोलते हो कि नहीं आप लोग? सिंपल इफ है, सिंपल इंग्लिश है, इफ एंड बट्स। ये हिंदी में भी अगर मगर, बराबर, राइट और रॉन्ग। बट अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस स्टेटमेंट के अंदर आपको यहां इफ तो मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ यहां कुछ मिल रहा है, रेन फॉल्स, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कंडीशन। क्या ये? ठीक है। और देन में मैंने लिख दिया डोंट गो टू क्लास, ये है हमारी एक्शन। क्या ये? कितना सिंपल है। सो दिस इज आवर कंडीशन एंड दिस इज आवर एक्शन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तभी ये एक्शन परफॉर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब इफ रेन फॉल्स, क्या बारिश हो रही है? अगर आंसर हाँ है तो देन डोंट गो टू क्लास। कितना सिंपल है, तो नहीं जाओ, ठीक है। लेकिन फॉल्स हो गया, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो गो टू क्लास। कितना सिंपल है, समझ गए क्या? तो इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं इफ की मदद से, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्शन को रन करते हैं। इसको अगर मुझे प्रोग्रामिंग में डायग्राम से दिखाना होगा तो कैसे दिखाऊंगा मैं? बहुत सिंपल है। तो यहां हम बनाएंगे एक डायमंड। क्या बनाएंगे? डायमंड शेप बनाना पड़ेगा आपको यहां, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और यहां लिखेंगे आप कंडीशन। क्या लिखेंगे? अब डायमंड शेप ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसको 4 रास्ते देखो, है ना, इनपुट और आउटपुट के लिए। कितने रास्ते हैं? 4। तो यहां कंडीशन के लिए मैं सबसे पहले कुछ तो भी इनिशियलाइजेशन दे दूंगा, मतलब स्टार्ट पॉइंट कुछ तो रहेगा मेरा। फिर उसकी बेसिस पे मैं कंडीशन चेक करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है, तो मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा, राइट, नहीं तो नहीं करूंगा। कितना सिंपल है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लो, क्या हो जाती है? जस्ट इमेजिन कि ये फॉल्स हो गई, सॉरी यानी या लिखेंगे, अगर फॉल्स हो गई तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो भी रहेगी, है कि नहीं, क्या करेंगे हम? अगर फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेप जो भी रहेगा आपका, नहीं तो एंड, खत्म कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो दिस इज फ्लो चार्ट। इसको क्या कहेंगे हम? इसका नाम फ्लो चार्ट क्यों है? नाम में मीनिंग है, फ्लो बताता है ये कि कैसे मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। अब मेरे पास 2 चॉइसेस है, एक तो एक्शन परफॉर्म करो या तो एंड कर दो, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। अब 2 ऑप्शन है, एक्शन तब परफॉर्म करूंगा जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और एक्शन तब परफॉर्म नहीं करूंगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? सिंपल सिंपल है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? पक्का? परफेक्ट। ओके, अब इफ लिखते कैसे? फिर इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जावा में ऐसे ही लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं।
जावा में थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, मतलब या इफ लिखेंगे आप, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और या कंडीशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जो भी कंडीशन आपकी है। फिर या कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे आप, दैट्स इट। और यहां इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, कितना सिंपल है, समझ आ गया सिंटैक्स? ये इंग्लिश वाला और ये जावा वाला, ठीक है। पाइथन में कैसे लिखते हैं? इफ, ठीक है, या कोई कंडीशन और कोलन और फिर यहां एक्शन, दैट्स इट। मुश्किल था? बताओ। तो इसके लिए पाइथन सीखने जाओगे आप? जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि इस कोर्स में हम साथ ही साथ अननोइंगली पाइथन भी सीख जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे इतना सिंपल ये सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स को फॉलो करके हम बना लेंगे हमारा एक कोई भी इफ, ठीक है। बट यहां जो कंडीशन है ये लिखे कैसे? तो यहां आप कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हो जिसका आउटकम बुलियन है। आउटकम क्या है? मतलब ट्रू या फॉल्स, ऐसे कोई भी चीज लिख सकते हो। तो वो लिखने के लिए मुझे जावा के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कौन से मिलते हैं? देखो, सबसे पहला मिलता है लेस देन, दूसरा मिलता है ग्रेटर देन, तीसरा मिलता है लेस देन और इक्वल टू, चौथा मिलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, पांचवा मिलता है डबल इक्वल टू, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे इधर डबल इक्वल टू क्यों दे दिया? ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप इक्वल मतलब कंपैरिजन करने के लिए सिंगल इक्वल का इस्तेमाल करते थे, इसका बराबर। बट जावा में ये जो सिंगल इक्वल है ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। कौन से ऑपरेशन के लिए? असाइनमेंट करने के लिए। क्लियर हो गया? तो इसलिए जावा ने इक्वालिटी के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया? डबल इक्वल टू। समझ गए? परफेक्ट। अब जैसे मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू होता है कि नहीं? आप इक्वल टू लिखते हो उसके ऊपर कट कर देते हो, राइट? तो उसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, मतलब दो चीजें नॉट इक्वल है क्या चेक करो। तो वो भी हमारे पास है, बट यहाँ ऐसा कीबोर्ड पे कोई सिंबल नहीं है कि डबल इक्वल टू लिख दिया उस पर क्रॉस कर दिया, राइट? तो फिर हम लोग कैसे करते हैं इसको? एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, समझे? कितना सिंपल है। दिस इज लेस देन, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और दिस इज लेस और इक्वल, मतलब दोनों में से कुछ भी चलेगा। यहां पे ग्रेटर और इक्वल, और ये इक्वल और ये नॉट इक्वल। सिंपल। सो दीज आर द कंडीशनल ऑपरेटर्स। इनमें से आप जो चाहे उस ऑपरेटर का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हो, सोच समझ के कि आप प्रोग्राम क्या लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि नहीं? तो चलो इसको लिख के देखते हैं, छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूं, इंट आई एंड जे, और मैं यहां पे मैसेज लिख देता हूं इफ, ठीक है ना, और यहां लिख देता हूं आई इज लेस देन जे। अगर आई जे से छोटा है तो क्या प्रिंट करो? क्या प्रिंट कर दो? यहां हेलो। सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारी हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप, बराबर। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये हेलो प्रिंट होगा, नहीं होगी तो जैसे हमने फ्लो चार्ट में ड्रॉ किया था सेम वैसा ही। समझ में आ रहा है यहां तक? कितना सिंपल है। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। यहां पे टर्मिनल खोलते हैं और यहां लिख लेते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा।
आई होप अभी सभी के प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाते हैं ना, अभी कोई दिक्कत नहीं ना? परफेक्ट, रन करते इसको। क्या प्रिंट हुआ? हेलो एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप तो रन होगी ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि फॉल्स होगी तभी होगी, ठीक है? ओके, तो यहां पे अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करूं, मतलब ऐसे लिख दूं, ठीक है? यहां पे मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन लिख देता हूं। तो क्या आई ग्रेटर देन जे है क्या? नहीं है, फॉल्स हो गया ये। अगर फॉल्स हो गया तो क्या हेलो प्रिंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो लेट अस सी कि होता है कि नहीं होता है। ये किया कंपाइल और किया यहां से रन, क्या हुआ? डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। अगर मान लो ये भी मैं यहां से कट करूं और इधर पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बराबर कि नहीं? समझ रहे हो? लेट्स कंपाइल एंड रन। कुछ प्रिंट हुआ? नहीं हुआ। आर यू गेटिंग? क्यों नहीं हुआ? क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए नेक्स्ट स्टेप रन नहीं हुआ। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रहा है आपको? ओके, तो यहां अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो बोथ विल प्रिंट। हो जाता बहुत। दोनों रन हो जाते, राइट? हाँ। कितना सिंपल है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो गलती से, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? नथिंग विल प्रिंट। सॉरी, ये ऐसे, हाँ, सिंटैक्स एरर। क्या सिंटैक्स एरर? रन हो जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा? श्योर? कुछ भी मतलब जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्ली ब्रैकेट हटा दिए तो? बट कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए मैंने, मान लो मैंने गलती से निकाल दिए, हो जाएगा? श्योर? पता नहीं, मयूरी क्या लगता है? नहीं होगा आई थिंक। नहीं होगा रन। क्या होगा यहाँ भी इसकी जगह? सिंटैक्स एरर आ जाएगी। कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे? कंपाइलेशन टाइम पे। कंपाइल टाइम के। चलो करके देखते हैं। सेव नहीं किया था हमने? किया था। देखो इधर डॉट नहीं दिख रहा, इधर डॉट दिख रहा है, मतलब ये सेव नहीं है। सेव था, कंपाइल हो गया, एरर कब आएगी? रन टाइम। नहीं आएगी कि रन टाइम आएगी? आएंगी सर। हम्म, ये मैं बोल रहा था थोड़े दिन पहले, बताए जब मैंने लिखा इफ एल्स, तो सबके दिमाग में आ गया ना? क्या? ये तो आता है हमको, ये तो सिंपल है। हाँ, तो आता है क्या हमको?
आता है थोड़ा थोड़ा? थोड़ी देर बाद फिर से सवाल पूछूंगा ये, ठीक है? इफ खत्म नहीं हुआ है मेरा, चालू हुआ है अभी, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग बोला करो यार, आप लोग बोलते ही नहीं है। जॉब चाहिए कि ऐसी बस कर रहे हैं? तो घर वालों ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। ये कॉलेज में भी ऐसे ही थे क्या आप लोग? कॉलेज में भी बोलते नहीं थे कि कैंटीन में ही बोलते थे बस? उधर जाके बोलते थे, इधर नहीं, क्लास में नहीं। वीडियो ऑन रखा करो आपके। या नो? ओके, तो क्या क्या हुआ इधर? क्या हुआ? चल गया ये? चल गया कि नहीं चल गया बताओ? चला ना? क्यों? कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी जावा में? सर ब्रैकेट तो कंपलसरी है। हाँ, बिल्कुल सही, बट फिर भी कैसे चल गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स इफ के साथ में नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दैट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डोंट राइट कर्ली ब्रैकेट्स टू द इफ इन जावा, ठीक है? लेकिन मेन मेथड क्लास उनके लिए तो लिखना पड़ेगा कंपलसरी, ऐसा नहीं कि वहां से भी निकाल देंगे, ठीक है? इफ के साथ में और एल्स के साथ में, दोनों के साथ में अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका असर क्या होता है? अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते हो तो इफ के नीचे आने वाला सिंगल स्टेटमेंट ही उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? मतलब इस वाले स्टेटमेंट का इफ से कोई लेना देना नहीं है, समझ आया? इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इस कंडीशन के बेसिस पे अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आया सबको? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? हाँ कि नहीं? यस भाई सर। यार गर्दन हिला दो एटलीस्ट थोड़ा सा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो सिंगल स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक लौता स्टेटमेंट ही इसके ऊपर अभी डिपेंडेंट है। कौन सा? हेलो वाला। इसका कोई संबंध है क्या इफ से? अब इफ ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेक्स्ट स्टेप विल एग्जीक्यूट फॉर श्योर। क्लियर? लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं, मतलब मैंने दोनों को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, कहां डाल दिया? दोनों स्टेटमेंट्स को। तो अब ये क्या बन गया है देखो जरा, क्या होती है ये चीज? ब्लॉक। नाउ दिस इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इफ। समझे? पूरा ब्लॉक डिपेंड है अभी किसके ऊपर? इफ के ऊपर। तो जब आप कर्ली ब्रैकेट देते हो तो पूरा ब्लॉक डिपेंड हो जाता है, जब कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हो तो उसके नीचे आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहां पे रन होता है, बराबर? मान लो मैंने ऐसे किया तो क्या होगा? और इधर कर्ली ब्रैकेट भी रखते, मान लो क्या किया मैंने? सभी रन नहीं होगा और कंपाइल भी नहीं होगा। क्या किया मैंने? क्या चेंज किया मैंने इस बार? सेमीकोलन लगा दिया, कहां? इफ के बाद में, तो ये रन होगा क्या? नहीं गलती है जो यूजुअली लोग करते हैं वो मैं बता रहा हूं। कंपाइल होगा क्या? नहीं। कंपाइल टाइम एरर आएगी कि रन टाइम? कंपाइल बोथ टाइम क्या चलेगा एरर सर। आएगी? पढ़ो।
रन टाइम आएगी, ओके पढ़ो। So this was not expected. यही तो प्रॉब्लम है। समझे कि नहीं समझे? समझे आईटी में क्यों नहीं जॉब लगती कोर्स करने के बाद भी? मैंने कल ही करके देखा था, कल या परसों, बट ना मैं जब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती हूँ वो रन ही नहीं होता है, आपसे हो जाता है। खौफ भी एक चीज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखो आपको ना एक चीज का अवेयरनेस लानी पड़ेगी अभी, ठीक है, क्या कि आपको प्रोग्रामिंग की समझ सही में है कि आपको सिर्फ कंसेप्ट के नाम पता है और उसको लिखते कैसे वो पता है, ठीक है। तो अगर दूसरी सिचुएशन है तो भूल जाओ, आपको जॉब तो नहीं लगने वाली, भूल ही जाओ, नहीं लगेगी। फिर आप कुछ और अभी से ट्राई कर लोगे तो समय बच जाएगा आपका, और ठीक है, तो ट्राई भी नहीं करना। जैसे देखो एमपीएससी आपका क्रैक होगा या नहीं होगा वो आपको पहले अटेम्प्ट में ही पता चलता है, पता है? डू यू नो दिस रियलिटी ऑफ दिस एमपीएससी एंड यूपीएससी, ठीक है, ये आपका क्रैक होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पहले अटेम्प्ट से ही पता चलता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फेल है या पास है वो नहीं मैटर करता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट को आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या प्रोसेस फॉलो की, कहाँ तक पहुंचे आप, किस जर्नी को फॉलो करके आप कहाँ तक आ गए, ठीक है ना, उससे ही आपको पता चल जाता है कि आपका एमपीएससी में कुछ होगा या नहीं होगा। ये जितने लोगों ने एमपीएससी ट्राई किया, कोई प्लान कर रहा है बाय द वे कि मैं एमपीएससी यूपीएससी ट्राई करना चाहता हूँ? इज देयर एनीबॉडी हु इज विलिंग टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज? आप में से नहीं? पक्का? ओके, उसकी भी मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। एमपीएससी करके तो मेरे यहाँ से भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो गए हुए, मतलब कोर्स कर रहे थे, एमपीएससी भी कर रहे थे सेम टाइम। उनको वो बैकअप रखते हैं ना यूजुअली कि एमपीएससी में कुछ नहीं हुआ तो फिर आईटी चला जाऊंगा मैं, समथिंग लाइक दैट। सो फॉर्चुनेटली उनका एमपीएससी में हो गया तो वो लोग अभी वहाँ चले गए, ठीक है। एमपीएससी से उनके कुछ, एक बंदे ने बैंकिंग किया था तो उसका बैंकिंग निकल गया, एक का रेलवे का कर रहा था तो वो निकल गया, ठीक है। तो नाउ दे हैव ज्वाइंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमपीएससी बुरा है या फिर वो बुरा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। बट ट्राई करते समय आपको पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही पहले ही में ही पता चल जाता है कि आपका कभी क्रैक भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेम आईटी का भी है, आईटी भी काइंड ऑफ एमपीएससी है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लाखों लोग अप्लाई करेंगे लेकिन उनमें से हज़ारों को जॉब मिलेगी, इतना सिंपल है। अब कौन सी हज़ार, वो तो डिपेंड करता है ना। अगर कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 16 घंटा पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है 16 घंटा वाला पहले चिपक जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। मैंने बहुत पहले कई तो एक स्टेटमेंट पढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त था कि एन इडियट विद अ प्लान, क्या, एन इडियट विद अ प्लान will become successful for sure compared to a smart guy who don't have any plan। मतलब ऐसा इडियट बंदा जिसके पास प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसे बंदे के मुकाबले जो स्मार्ट है लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है, समझे ना। तो प्लान, 16 घंटे वाले के पास प्लान है भाई, वो जीत जाएगा 100%। 8 घंटे वाला थोड़ा लेट जीतेगा लेकिन जीतेगा। अब तुम लोग 2 या 3 घंटे वाले हो तो उनका बचा कुचा अगर कुछ रहेगा तो आप तक आ जाएगा, लेकिन वही से कुछ नहीं बचा तो आप तक नहीं आने वाला, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि 16 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा भी नहीं पढ़ना पड़ता है। आईटी एमपीएससी के मुकाबले और इजी हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एमपीएससी में तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्रैक करने पड़ते हैं सारे स्ट्रैटेजिकली अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ एक ही है, फुल स्टैक डेवलपमेंट खत्म उधर ही, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। तो यहाँ जर्नी और इजी हो जाएगी, बट यहाँ आपको समझ होनी चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट का नाम पता है, लिखते कैसे वो पता है, बट ये अगर आपको XYZ चीज़ें नहीं पता आजू बाजू वाली तो आप फंसते हो 100%। फिर आप उसी भीड़ में शुमार हो जाते हो जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको, है कि नहीं। बस बस हम उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और वही हमको नहीं बनना,
तो इस कोर्स में मैं पूरी वही कोशिश करूंगा कि हम भीड़ से बहुत अलग दिखें। क्या आपके कॉलेज में आपने ऐसा ई फिल्स देखा भी था, या फिर गलती से लिखा भी था? कभी गलती से गलती कर दी मैंने ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, लिखा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपके कॉलेज में लैब असाइनमेंट्स वगैरह सब होता था प्रोग्रामिंग की? उसमें जो आपको प्रोग्राम पढ़ाए जाते थे वो लाइन बाय लाइन लिख के दिखाते थे? लिख के दिखाते थे क्या? सेम कॉलेज से कितने लोग हैं यहाँ? एक दो, आप दोनों हो, आप तीनों हो? नहीं, कौन सा कॉलेज है भाई देव का? अच्छा, तो आपका प्रोग्राम वो पूरा लैब में लिख के दिखाया जाता था कि चलो मैं ये लिख रहा हूँ, अभी देखो तुम लोग कैसे कैसे लिखते हैं? हाँ, नहीं, तो पूरा प्रोग्राम और हो गया लैब, ठीक है? तो दिस इज द रीजन व्हाई यू गाइस आर नॉट गेटिंग जॉब्स अनफॉर्चुनेटली। प्रोग्राम लिख के दिखाना चाहिए आपके सामने, ठीक है ना? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके दूसरा प्रोग्राम आप खुद कर सकते हो। नहीं तो मैं एक प्रोग्राम अगर आपको पूरा लिख के रटा दूंगा, ठीक है, दूसरा भी आप रटोगे ही, तीसरा भी आप रटोगे ही, चौथे पे आप रटोगे ही फिर से, ठीक है ना? और वहां से सब गलत 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 चीजें होनी शुरू हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख होता है जब ये देख के पूरा बी कंप्यूटर कर लिया बंदे ने, बड़ी फील्ड्स में अटक जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? और वही लोग इधर आके सीख जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? बंदे में प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे भी नहीं सीखता, यहाँ पे भी नहीं सीखता, IIT भेज दो उधर भी नहीं सीखता, है कि नहीं? जैसे कि कुछ लोग कैम्ब्रिज चले जाते हैं लेकिन फिर भी गधे ही रहते हैं ठीक है? तो इधर बंदों में प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, 8 साल का अनुभव है मेरा। लड़कों में प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों में प्रॉब्लम नहीं है, दे आर डूइंग रियली नाइस। और जो गांव से आते हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कर लेते वो लोग कंपेयर टू सिटी गाइज, बिकॉज पता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, आप कर ही देते उसको 100%। तो ऐसे ही सोचता है IT के बारे में कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? जैसे मैं बैंकिंग का एग्जांपल दे रहा था ना आपको कि एक बंदा था, इसने बैंकिंग किया, बैंकिंग का एग्जाम किया, अभी वो बंदा SBI में PO ये है, ब्रांच मैनेजर है, एक्सपीरियंस हो गया उसको अच्छा खासा। सोच रहे हो, SBI में बैंक मैनेजर है, अच्छी लाइफ है कि नहीं? ठीक है, अच्छी लाइफ बताता हूँ अभी मैं उसका सैलरी है 25 LPA। कितना है? उसका भी 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? इसमें हर 3 साल में उसके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब किसी एक शेयर में नहीं है। अच्छा चलो, जहाँ ट्रांसफर होती है मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी होता है कि छोटा गांव है और वहाँ तहसील प्लेस है, वहाँ की बैंक है, वो भी होता है, ठीक है? तो उसके जो बच्चे हैं उनकी स्कूल फिक्स नहीं है, पहली चीज़। या तो फिक्स अगर वो भी गई मान लो तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आधी फैमिली वहाँ आधी फैमिली यहाँ। समझ गए कि नहीं? किसी के पापा अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे जिनके ट्रांसफर होती है तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है? इसके बाद में वो सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है। कितने बजे? और वो घर पे लौटता है 9 बजे, समटाइम्स 10 बजे। आपको लगता है इतने टाइम तो बैंक खुली नहीं रहती, ठीक है? आपके लिए खुली नहीं रहती एम्प्लॉय उधर ही बैठा रहता है शटर डाउन करके अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो 9 या 10 बजे वो 9 PM, AM नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे में नहीं पहुँचता घर पे, ठीक है? 9 या 10 बजे पहुँचता है, ठीक है? वही महेश फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है? कितनी सैलरी है? 36 LPA है ठीक है? यहाँ से अभी ये सपने देख रहा है 45 या 50 के, ठीक है ना? अभी वो स्विच का ट्राई कर रहा है कि चलो स्विच कर देंगे, अभी स्विच कर देंगे तो एटलीस्ट 45 मिलनी चाहिए, तब स्विच करेंगे ना, 10 तो बढ़ना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? इसकी कोई ट्रांसफ़र नहीं होती, ये इसकी मर्जी पे ट्रांसफ़र होता है इसका। अगर ये चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। कितना दिन? 3 दिन वीक में से घर पे ही पड़ा रहता है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद में ये सुबह कितने बजे लॉगिन करता है? 10 या 11 बजे लॉगिन करता है,
लॉग आउट कब करता है? जब उसका काम खत्म हो जाए तब। जिस दिन 4 बजे हो गया वो 4 बजे गायब रहता है, ठीक है। कभी कभी 9 बजे तक भी बैठना पड़ता है, कभी कभी 10 बजे तक भी बैठना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। बट ये अपने वर्क से कभी इरिटेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाना होता है बहुत ज़्यादा, पेपर वर्क नहीं है ना। तो जब आप डेली बैठ के दिमाग लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, कुछ ना कुछ नया डेवलप करते रहते हो ना, आपको बड़ा मज़ा आता है। रात के 10 कब बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको 10-10 मिनट पता चलते हैं कि घर जाना है यार, घर जाना है, घर जाना है। समझे कि नहीं समझे? आई डोंट नो कि वो वर्क कैसा होगा, बट यस, जितना मैंने बात किया उससे तो लगता है कि ही इज मोर फ्रस्ट्रेटेड। कितना पैकेज है? 25 LP है। क्या ये स्विच मारने पे इसका पैकेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ता ठीक है। इसका पैकेज टोटली डिपेंड करता है पे पे, जो भी पे कमीशन पे रहेगा ना, उसके बेसिस पे बेस करता है। मतलब 6th पे 7th पे जो आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी बेसिस पे ही इसका सैलरी डिसाइड होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर आप बोलोगे कि SBI ब्रांच मैनेजर है तो थोड़ा बहुत ऊपर का इधर उधर का निकल जाता होगा, वो आई डोंट नो ठीक है। सो ये कहानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि SBI में जाके या फिर आपने कुछ गवर्नमेंट कर लिया। जैसे मैंने बोला ना कि मेरा एक स्टूडेंट MPSC क्रैक कर गया था, रेलवे में है वो अभी, रेलवे में। उसका क्या सीन है, ठीक है। उसका भी दोस्त MPSC कर रहा था, वो IT में है। दोनों दोस्त अलग अलग तरीके से चले गए, दोनों MPSC कर रहे थे। एक गया IT में, दूसरा गया रेलवे में। जो रेलवे में गया उसकी 70,000 पर मंथ सैलरी है। बताओ, लोको पायलट है वो बंदा, ठीक है ना। और ड्यूटीज ऑब्वियसली उसके ट्रेन के ऊपर रहती है ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरा IT में है, किशोर, ठीक है। नाउ ही इज अर्निंग 27 LP है। लगा लो हिसाब, समझे? है कि नहीं मजेदार चीज? लेकिन ये कब होगा? जब हमें समझ आएगा कि क्या है इधर, क्या चल रहा है। समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, 27 लाख 25 लाख ये सब सपने रहेंगे, फिर सपना ही रह जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्रैक ही नहीं होगा कभी, फिर तो भूल ही जाओ। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है क्या कभी कभी ये आंकड़े सब कुछ भी हवाबाजी चल रही था, ऐसे होता थोड़ी है। 27 37 36 ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ऐसा फील आता है? आए तो बोला करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। आई एम ओपन फॉर एवरी डिस्कशन। I have seen this. Every IT person is earning same packages एवरी or IT higher पर packages. एवरी Only IT IT people are earning higher packages. ओनली IT पीपल आर अर्निंग हायर पैकेजेस। आप Yes. IT में हो मयूरी, बाय द वे? No, sir. My husband योर हस्बैंड इज he IT works in in HSBC. works in HSBC, and what does he do? So he is um, Developer? no Okay. director now. अच्छा, तो he Yes. must be having more than 10 years of experience, right? Yes. 12, 13 years almost. HSBC में डायरेक्टर हैं, right? But his all friends earns almost 45, 50 lakh packages. 50 लाख का पैकेज है देखो। Yes, and so one of his friend is one of his friend is software software tester. हम्म I don't know his designation, हम्म but my husband told me, and he's earning 50 lakh package. सॉफ्टवेयर टेस्टर 50 Yes, लाख। अच्छा, ये yes. मैंने मयूरी को बोलने के लिए नहीं बोला था कि आप ऐसे बोल देना क्लास में, सनी ठीक है। शी इज शेयरिंग हर रियल एक्सपीरियंस। और भी बहुत He's सारे लोग हैं also जो having 14-year experience, I think, sir. 14 years. 14 13 ईयर्स to- एक्सपीरियंस, Yes. ठीक है। 14 साल के एक्सपीरियंस पे 50 लाख का पैकेज है, ठीक है। बट फिर भी आई वुड से इट्स एट लोअर एंड है, थोड़ा और होना चाहिए था, ठीक है। Possibility. हाँ, बट टेस्टर्स के लिए तो इट्स अ डिसेंट पैकेज ना। 14 साल किसी भी इंडस्ट्री में काम करो आप, 50 लाख का पैकेज मिल जाता है आपको। आपने कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा है जिसका 50 लाख का पैकेज है 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद? नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम की बात ही नहीं चल रही है इधर, वो तो छोड़ो। तो फिर मोर देन 50 मिलता है सर आफ्टर 14 एक्सपीरियंस। मोर देन, मोर देन 50। हाँ वही मैं बोल रहा था कि ही इज एट द लोअर एंड, मोर देन 50 इज व्हाट या एक्सपेक्टेड। 50 से ज़्यादा, एटलीस्ट 70 75 के आसपास आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट दैट्स ओके।
50 इज ऑल्सो डिसेंट पैकेज फॉर ऑटोमेशन टेस्टर्स, ठीक है ना, टेस्टर्स के लिए तो डिसेंट पैकेज है। ओके बट और कोई है जो आईटी में? अच्छा अश्विनी भी है राइट? नहीं, जो मेरे भी हस्बैंड आईटी में ही है इसलिए। अच्छा, जिन्होंने देखे हुए हैं उन लोगों को ये आंकड़े बड़े नहीं लगते। ठीक है, बाकी सब लोग जो फ्रेशर है बेचारे वो तो वही सोच रहे होंगे कि ये फालतू में सपने दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े। हाँ, लेकिन ये बात चल रही है फ्रेशर की क्या? नहीं, किसकी? एक्सपीरियंस वाले की। हाँ, तो आप बोलोगे अच्छा मतलब अगर 14 साल पे 50 लाख का है तो एक 0 ईयर्स एक्सपीरियंस पे कम से कम 8 लाख का तो होना चाहिए। नहीं होगा, 8,000 का होगा, समझे ना? 8,000 का होगा तो लेना पड़ेगा। शायद मयूरी के हस्बैंड ने भी शुरुआत जो की रहेगी ऐसे ही कुछ की रहेगी उस समय। यूर ऑन म्यूट। यस सर। 10 लाख से 10,000 से आई थिंक। आपके हस्बैंड ने 10,000 से शुरुआत की या थी। नाउ एंड माय ही हस्बैंड स्टार्ट्स विद 8,000 सर। 8,000 देखो, यस। उनको उनको भी बुला लेंगे किसी दिन सेशन में। ठीक है, हैज। है कि नहीं और वो अश्विनी? तो तब से मंदी चल रही थी, वो बोले जब किसी को जॉब नहीं लग रही थी उस पीरियड में उनको जॉब लगी है। हम्म। और वो बताते थे कि हम वो जॉब चली ना जाए इसकी वजह से 12-13 घंटे 14 घंटे कभी कभी ऑफिस में बैठे रहते थे, आते नहीं थे, क्योंकि हम्म। मंदी चल रही थी, सबको निकालना चल रहा था, वो पीरियड था, तो लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी जॉब जा दिखानी रही पड़ेगी। थी। हाँ, तो वी शुड शो अ गुड परफॉर्मेंस दैट वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्कर ना, तो ये दिखाना पड़ता है समटाइम्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जॉब टिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। मिल तो जाएगी चलो, थोड़ा वो इधर उधर का सब जुगाड़ जुगाड़ प्रिपरेशन ये सब क्वेश्चन वेश्चन सब लेके मिल तो जाएगी, पर टिका पाएंगे क्या? नहीं, जिस दिन हाथ में लैपटॉप आ जाता है ना उस दिन पता चलता है कि जॉब टिकेगी कि जाएगी। ठीक है ना? फिर ई फेल्स भी याद नहीं आता, फॉर लूप भी याद नहीं आता हमको। ठीक है, तो कोशिश करो आप लोग कि ये सब चीज़ें समझो रादर देन इसके सिंटैक्सेस पढ़ने से अच्छा। व्हाट इज इफ, इससे अच्छा इफ को कैसे नहीं लिखे ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? और यहाँ इस कोर्स में मैं भी थोड़ी सी कोशिश भी करूँगा। ओके दोस्त, तो जस्ट स्टे विथ मी और क्वेश्चन पूछते जाइए, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना? ओके। चलो, तो यहाँ कहानी क्या है? मैंने अगर सेमीकलन लिख दिया इधर तो क्या हो जाता है? तो कंडीशन का एंड हो गया भैया, और ये ब्लॉक सेपरेट रह गया। इस ब्लॉक का तो कोई लेना देना नहीं रहा, ये लोकल ब्लॉक बन गया और ये कंडीशन यहीं पे खत्म हो गई। क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट या फिर एंड ऑफ लाइन इन जावा। पाइथन में सेमीकोलन है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं इंटर मार दो तुम लोग, हमको पता चल गया न्यू लाइन आ गई, या फिर पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। पाइथन थोड़ा जेनजी है ना, वो बोले क्यों सेमीकोलन में लिखना है तुमको, है ना, थोड़े आलसी टाइप के। तो बोलते रहन दो, सेमीकोलन में नहीं लिखो, एंटर तो मारोगे ही ना तुम। ऐसे थोड़ी ना कि पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिख दोगे। जैसे जावा में पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिख दिया तो भी रन हो जाता है। पाइथन में ऐसा नहीं बोलेगा, पाइथन बोलेगा नहीं नहीं एंटर तो मारना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में पाइथन अगर आपको हैंडी नहीं है तो यूज करना इरिटेटिंग बन सकता है, क्योंकि एंटर मारना पड़ेगा। जावा में आप भूल भी गए एंटर मारना तो भी रन हो जाएगी अगर सेमीकोलन दे दिया है तो। समझ में आया क्या? सो दैट इज द डिफरेंस, सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हैं। मतलब दो भाषाओं में सिंबल्स के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मीनिंग्स है, इतना सिंपल ही है। आर यू रीडिंग गाइस? समझ पा रहे? तो यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। समझ गए सब लोग? परफेक्ट। बट क्या इंटरव्यूज में पूछते हैं? नहीं पूछते, लेकिन ये कहाँ काम में आएगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैंने किया, समझो मान लो ऐसा कुछ, इंटीजर x इज इक्वल टू 90, ठीक है, और यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख दिया x, ठीक है, परफेक्ट, और यहाँ लिख दिया i लेस देन j। तो क्या हो जाएगा इधर? क्या हो जाएगा? नाइन्टी प्रिंट हो जाएगा। कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं तो क्या होगा?
2 बार 90 प्रिंट होगा। एक्स नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्यों? ब्लॉक के बाहर है, इसलिए क्या हो जाएगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्या हो जाएगा इधर? एक्स इज नॉट डिफाइन आ जाएगा। लेट अस चेक। क्या आया? कैनॉट फाइंड सिंबल, कौन सा? कौन सी लाइन पे? कौन सी 12 नंबर की लाइन? ये बोल रहा है कि यहां पे ये नहीं मिला, समझे? मतलब ये एक्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाउ दिस इज अ लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है ये हमने सीखा था। लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उसके ब्लॉक तक ही सीमित रहता है। ब्लॉक तो यहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, इसके नीचे तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना अभी? सर ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने जो बोला था ना कि सेमीकोलन अगर नहीं देते हैं तो इफ लाइन विल मींस इफ लाइन के साथ जो कंडीशन है वो सिर्फ इंट एक्स पे लगेंगी, फिर भी जो सिस्टम है वो तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसे लिखे तो? ये हो जाएगा क्योंकि अब ये सेपरेट हो गया ना। तो क्या प्रिंट होगा? लेट्स ट्राई। जब मैं ऐसे बोलता हूँ लेट्स ट्राई, लोगों के मन में लगे डाउट आने शुरू हो जाता है एकदम, ठीक है? बट ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है? मेरा चेहरा देख के, मेरे सेंटेंस देख के गेस नहीं करना, वैसे भी मोस्टली फंसोगे आप, जो कि फंस ही रहे, ठीक है? तो कोशिश करो कि टॉपिक समझ पाए आप कि चल क्या रहा है इधर, ठीक है ना? कंपेल करें, क्या लगता है फिर? अभी बताओ, एरर आएगी कि नहीं आएगी, कि चल जाएगा, कि हेलो आएगा? चल जाएगा, हेलो आएगा? अब बताओ, फिर से सवाल पूछता हूं, क्या ईफ आता है हमको? क्या ईफ आता है हमको? गहरी खामोशी। ऑनलाइन वाले लोग बताओ, वो तो वैसे भी खामोश रहते हैं ये लोग। क्या हमको ईफ आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है ना? फिर से पूछूंगा थोड़ी देर बाद। जब तक आप नहीं बोलते। क्या? नहीं आता है? आता है आपको, आ जाएगा। आज के बाद तो नहीं रहेगा ना ये सवाल। आज के बाद तो कोई कुछ भी लिख दे भाई, हम तो एकदम मतलब हम उसके आगे लिख के आएंगे। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। दिस इज अल्टीमेट जावा। ठीक है? क्या हो गया इधर? 8 नंबर की लाइन पे एरर है। क्या एरर है? वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। मतलब यहां वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। 8 नंबर की लाइन पे देखो, जहां पे मैंने लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 0 90 सॉरी, क्यों अलाउ नहीं है? ठीक है ना? क्योंकि ये जो इंटीजर x है ये इफ के नीचे आया, बराबर, जहां कोई ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। और लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन कहती है कि उसकी सीमा सिर्फ उस ब्लॉक तक ही मर्यादित रहेगी। लेकिन यह ब्लॉक तो है ही नहीं, है ही नहीं।
तो फिर जावा ने सोचा कि देखो इफ के बाद में अगर आप बिना ब्लॉक के तुरंत वेरिएबल क्रिएट भी कर लोगे मान लो, और मैंने आपके लिए वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल बना भी दिया मान लो, ठीक है ना, उल्टा सोच रहे हैं कि बना भी दिया मान लो, तो ये वेरिएबल आप यूज कहां कर पाएंगे बताइए, कहां यूज कर पाएंगे? कहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि इफ के बाद में अगर कर्ली ब्रैकेट्स आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसके नीचे आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उस इफ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इस इफ के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये वेरिएबल इस इफ के अंदर वाला है, बट इस इफ के बाहर इस एक्स को यूज किया जा सकता है क्या? नहीं, किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, इस इफ के अंदर वहां पर भी नहीं कर सकते, तो ना अंदर यूज कर पा रहे हैं ना ही बाहर यूज कर पा रहे हैं, तो जावा ने बोल दिया बनाई क्यों रहे फिर? तो आप दूसरा कुछ कर लो लेकिन वेरिएबल मत बनाओ। मतलब अगर आप इफ लिखोगे विदाउट कर्ली ब्रैकेट तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके नीचे आपको वेरिएबल्स बनाने नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, कुछ भी क्रिएट नहीं करना। समझ गए? कुछ भी क्रिएट नहीं करना है आपको। क्लियर हो गया? बट ऐसे लिख दो तो क्या लगता है अभी? क्या लगता है कि भी सेल्फ डाउट में चले गए? पता नहीं यार, हर बार आंसर बता रहा हूं, गलत ही आ रहा है, रहने दो अभी नहीं बताता फिर। एरर आएगा कहाँ पे? तो लाइन ये नंबर होना बताइए। चाहिए। 10 नंबर पे, यहाँ इन टेक्स्ट पे क्या एरर आएगी? वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। लेट्स चेक। नहीं आएगी? चल जाएगी? श्योर? एरर आएगा? हाउ मेनी सेज एरर आएगी? 1 2 3। ओके, हाउ मेनी सेज हो जाएगा, चल जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7। ओके 8। मयूरी भी चल जाएगा। ओके, बाकी लोग ऑनलाइन में, मीटर वाले लोग? तो इंट एक्स नहीं चलेगा, वो जो आई प्लस प्लस है ना, वो वही लाइन बस चल जाएंगी। ये लाइन चलेगी, और ये नीचे का? नीचे का एक्स का तो डिफाइन ही नहीं है सर, अभी कुछ आगे पीछे है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? हाँ, तो एरर आ जाएगी उधर 10 नंबर की लाइन पे। हाँ, ओके, लेट अस चेक। पूरा जूम कर करके देख रहे थे मेरी, ये अभी क्या होता है, देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ? कंपाइल हो गया? कब आएगी एरर? रन टाइम पे। जो कि नहीं आई, फिर से फंस गए हम लोग। ठीक है, क्या हुआ इधर? हाँ, स्टेटमेंट ठीक से सुनेंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। इफ के बाद में आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। कौन सा स्टेटमेंट है? वो इंक्रीमेंट हो गया। मैंने बोला था वहां वेरिएबल बनाना नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ना बोला था कि उसको अपडेट नहीं करना है। मतलब ऑपरेशन आई कैन राइट, प्लस प्लस ऑपरेशन है, लेकिन वेरिएबल बना सकता हूं क्या वहां? नहीं। लेकिन वेरिएबल को अपडेट कर सकता हूं क्या वहां? यस आई कैन। मतलब मैं ऐसे भी लिख देता तो भी चलता इधर, i इक्वल टू आई प्लस 1, दोनों चीजें सेम हो जाती। दिस इज ऑपरेशन, हियर आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। समझ आया कि नहीं आया सबको? एनी डाउट सो फार? समझ आएगी नहीं? तो इस एक्स का अभी कोई यहां पर डिपेंडेंसी के इफ के ऊपर नहीं, तो ये लोकल वेरिएबल इफ का है क्या?
नहीं, ये लोकल वेरिएबल है बट किसका है? मेन मेथड का है। किसका है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आर यू गाइस गेटिंग इट? मुझे थोड़ा डाउट ही लग रहा है आज तो। कॉन्फिडेंस लो हो गया? नहीं ना? फिर क्या हो गया? एकदम से शांत, अचानक से एकदम शांत हो गए कि टेंशन आ गया किस चीज का कि 27 लाख दिख रहे? क्या हो गया? ओके ना सब लोग? पक्का? क्यों होप छोड़ दिया अभी यार? ये इतना अभी तो फंडामेंटली चल रहा है। ये सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम जैसा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सेम वैसे आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा। ये ईफेल्स है, फंडामेंटल्स है। सेम आपको जावा में भी मिलेगा, सेम आपको पाइथन में मिलेगा, सेम आपको सी शार्प में मिलेगा, सब जगह सेम है। दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये जावा नहीं है, समझे? एनी डाउट सो फार? ओके परफेक्ट। तो चलो, सिंपल सी कहानी इतनी है कि इफ के बाद में आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं तो इफ के बाद में अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहे तो उसके तुरंत बाद में आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। व्हेन आई से वेरिएबल क्रिएशन, मतलब मैं यहां ऐसे नहीं लिख सकता, ये लिखूंगा तो एरर दे देगा। समझ आया? ये बोलेगा भैया एरर, यहाँ पे आप एक्स बना नहीं सकते, यू कैन नॉट क्रिएट द एक्स हियर। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट यूज इट इधर वे। आप इसको इस ब्लॉक के बाहर यूज भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ऑपरेशन आप वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ूंगा फ्रेमवर्क्स में और प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, तो अपने आप आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसकी जरूरत भी क्या है। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपको एक चीज सॉल्व करने के लिए 10 ऑप्शन पता होंगे। मोस्ट ऑफ लोग प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना पाते? बिकॉज दे डोंट हैव सॉल्यूशंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम पता चल गई क्या करना है, ठीक है, बट दे डोंट हैव सॉल्यूशंस। क्यों मल्टीपल सॉल्यूशन चाहिए? क्योंकि अगर एक नहीं चला तो हम दूसरे पे जंप होने चाहिए क्विकली। दिस इज आईटी। आप एक सॉल्यूशन से सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ डेली दिमाग लगाना पड़ता है, डेली डेवलपमेंट करनी पड़ती है, डेली नया कुछ क्रिएट करना पड़ता है, डेली नया लॉजिक रहता है। और आप जितना सोच पाते हो उतना ये इंडस्ट्री आपको पैसे देती है। इतना सिंपल है। और ये सोच आपको रहेगी कहां से? जब आपको विजुअलाइज हो जाएगा सब कुछ कि हाँ ऐसा करके देखे तो एटलीस्ट इतना तो करोगे आप, है कि नहीं? तो इतना भी आपको प्रोजेक्शन आ गया तो भी आपके पास में मल्टीपल सॉल्यूशन तैयार होने लग जाते हैं। तो सोचो, ये तो ईफेल्स में ही चल रहा है। जब पूरा कोर्स खत्म होगा तब क्या होगा? कैन यू इमेजिन? ऐसी ट्रिक्स तो हर किसी चीज में पता होंगी हमको, हर किसी चीज में, ठीक है ना? तो कोर जावा हमारी अड़चन रहेगी ही नहीं, कभी नहीं रह सकती। क्लियर हो गया यहां तक सबको? परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ, खत्म हो गया। हाँ, अभी क्या बचा है? एक ही तो शब्द था, उसमें भी इतना आधा 1 घंटा चर्चा कर ली हमने, ठीक है ना? अभी कुछ बचा नहीं हमारे पास करने के लिए। अब दूसरी चीज, दैट इज इफ एल्स। अब फिर से सिंपल इंग्लिश है, ठीक है कि नहीं? जैसे आपने इससे पहले बोला इफ रेन फॉल्स देन डोंट गो टू क्लास, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, एल्स गो टू क्लास। क्या बोल दिया मैंने सेंटेंस? एल्स गो टू क्लास। समझे कि नहीं? अब यहां ना हाँ ओके, तो यहां पे अभी 2 कंडीशन है मेरे, 2 एक्शन है मेरे पास। पहले एक्शन है गो टू क्लास, दूसरी एक्शन है, और ये 2 एक्शंस डिपेंड करती है। तो इफ की ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो एक्शन 1 परफॉर्म होगी, नहीं तो एक्शन 2 परफॉर्म होगी। समझ आया सबको? ये देखो यहां पे ब्रेक डाउन करते हैं इसको। दिस इज कंडीशन,
कंडीशन को मैं ब्रैकेट में लिख दूं, चलेगा? और ये हमारी पहली एक्शन, राइट? इसको जावा के स्टाइल में लिखते जाते हैं। और ये एल्स, राइट? इसके बाद भी हम दे सकते हैं ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा गो टू क्लास वाला स्टेटमेंट। बस वही इंग्लिश को हमने लिख दिया किसमें? जावा के सिंटैक्स में। कितना सिंपल है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। समझ आया सबको? इजी था? इजी है ना कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? इजी है ना सिंटैक्स? इसमें कुछ नहीं ट्रिक करूंगा मैं अभी, रुको। पहले सिंटैक्स सीख लेते ना, ट्रिक तो बाद में करते रहेंगे, ठीक है? तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, इस बार मैं कंडीशन लिख रहा हूँ आई लेस देन, अगर जे है तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें लिखेंगे हाई, ठीक है? एल्स यहाँ लिखेंगे हेलो, बराबर? चलेगा ये कि नहीं? चलेगा कि नहीं? चलेगा? क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा? चलेगा। क्या प्रिंट होगा? हाय एंड हेलो बोथ। हाय, नहीं, एक sorry, ही hi, print hi. हाय। हाय एंड हेलो बोथ? नो नो नो। अच्छा, सिर्फ हाय हाँ, कि हेलो? लेट्स चेक। एरर आ गई तो? नहीं मुझे लगता है एरर आ जाएगी। नहीं आएंगी सर। कोई मेरे साथ नहीं जाना चाहता? नहीं। श्योर? बाद में बोलना नहीं। क्या हुआ? कंपाइल हो हो गया? गया। कोई एरर है? मैंने बोला था रन टाइम पे आएगी। नहीं आएंगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। आई? ये चाहिए इंटरव्यू में, और इस चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंस। ईफेल्स नहीं चाहिए होता उनको, वो तो सबको आता है। आता है कि नहीं? क्या नहीं है सबके पास? और आज वो हमने अनुभव कर लिया कि आ गया हमको, ईफेल्स में आ गया, बराबर? थोड़े दिनों बाद हम फॉर लूप सीखेंगे, उसमें भी तो आ जाएगा। थोड़े दिनों बाद एरे सीखेंगे, उसमें भी तो आ जाएगा। थोड़े दिनों बाद मेथड सीखेंगे, उसमें भी तो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें भी आ जाएगा। धीरे धीरे पूरे कोर्स में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, चल गया ये? हाय मतलब बिना कर्ली ब्रैकेट के चलेगा क्या? हाँ। अब ये आंसर इजीली क्यों कर पाए हम लोग? क्योंकि हमने ईफ को पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम करके देख लिया था। समझ गए कितना सिंपल है? अगर मैं ऐसे करूं, देखो यहां, तो क्या होगा? हेलो प्रिंट होता है। क्या होगा इधर? हेलो प्रिंट होगा। हाँ, देखते हैं। क्या प्रिंट हो गया? ओके, अब यहां ऐसे लिखते हैं, तो क्या होगा? तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये तो क्लास मेन मेथड में चला गया ना, सिर्फ प्रिंटिंग स्टेटमेंट। हेलो प्रिंट होगा सर। हेलो प्रिंट होगा। हे हेलो दोनों नहीं होगा, Yes, दोनों होगा। हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो हेलो होगा।
हेलो आएगा सिर्फ, हे और हेलो आएगा, ओनली हेलो, हेलो और हे। अब बताओ ये फील्स आता है हमको? क्या क्या आएगा? हे और हेलो। चलो कंपाइल करते हैं। कुछ लोग छोड़ के गए क्या क्लास? हे। हाँ, सिद्धेश को क्या बोल रहे हैं? सिद्धेश को अच्छा, मतलब बिकॉज एल्स ब्लॉक भी आगे है इसलिए हम बीच में कुछ डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ है। वही तो हमें गेस करना है ना, एरर पढ़ के पता करना है कि क्या है। बता तो मैं दूंगा, चलो मान लो, ठीक है, बट एरर पढ़ के अगर आप समझ पाए कि चल क्या रहा है मेरे प्रोग्राम में, तो आप जीत गए। क्या बोल रहा है ये? लाइन नंबर 10 पे एरर है, एल्स क्यों ऐसे बोल रहा है ये? अच्छा सर, मैं समझ गई। इफ के हम्म बाद हमें पहले एल्स ही करना पड़ता है, मतलब हम्म करना पड़ता होगा, इसलिए वो एरर आई होगी, क्योंकि बीच हम्म में हमने वो जो सेंटेंस लगा दिया ना है, हम्म तो इसकी वजह से एरर आई है। हम्म अभी वहां पे एल्स नहीं लिख सकते नीचे, ऐसा। हम्म हम्म एरर क्या बोल रही है बट? एल्स विदाउट इफ, मतलब इफ के बाद में आपने एल्स नहीं, मतलब एल्स के पहले आपने इफ नहीं लिखा है, ऐसे वो बोल रहा है। एल्स के पहले इफ नहीं लिखा है, ऐसे वो बोल रहा है। लिखा तो है हमने, लेकिन ये इफ यहां पे खत्म हो गया है, समझे? इस वाले स्टेटमेंट का इफ से कोई लेना देना, ये ऐसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी एल्स विदाउट इफ है, यस नहीं लिख सकते आप। डायरेक्ट ऐसे इंग्लिश बोलते हो क्या? एल्स गो टू क्लास, हेलो हाउ आर यू डूइंग, वो बोलेगा हाँ नहीं यार बट हाँ बैठा वो टाइम पास, एल्स गो टू क्लास। ऐसे इंग्लिश बोलते क्या? नहीं ना। तो डायरेक्ट एल्स नहीं आएगा ना, इफ तो आएगा ना। सिंपल इंग्लिश है कि नहीं? जावा तो है नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो जावा थोड़ी नहीं लिखेगा ऐसा फिर। तो जावा भी बोल रहा है कि एल्स आप विदाउट इफ के नहीं लिख सकते, समझ गए? तो उसको ये ऊपर वाले प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो बोल रहा है ये सब कुछ सीक्वेंस सही चल रहा है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर गड़बड़ हो गई आगे, समझ गए? एंड दैट इज व्हाई वी गॉट दिस एरर। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बट मान लो लिखना ही है आपको, तो कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ लगेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब देखो मैं ब्रैकेट लगाते समय एल्स के पहले लगा रहा हूँ, इफ के बाद में लगा रहा हूँ, तो स्टाइल आपने वही फॉलो करनी है, आपने भी स्टाइल वही फॉलो करनी है लिखने की, क्योंकि आदत भी एक चीज़ होती है। मैंने एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यूज के अंदर, एंड ही वॉज हैविंग 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस था उस बंदे का? 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कंपनी छोड़ रहा था तो वो मेरी जगह पे आ रहा था, और मेरे मैनेजर ने बोला कि अविनाश इंटरव्यू ले लो इस बंदे का लीड पोजीशन के लिए, एंड 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, मैंने बोला ठीक है यार, 12 साल। दैट टाइम माई एक्सपीरियंस वॉज 6 ईयर्स ओनली, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिम, ठीक है ना? तो जनरली ऐसा हो जाता है कि जब आपका एक्सपीरियंस बहुत लो है और आपको ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेना है जिसका ऑलमोस्ट डबल है आपसे, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो थोड़ा, ठीक है ना? हो जाएंगे आप, ह्यूमन टेंडेंसी। तो मैं भी हो गया, मैं बोला यार 12 साल एक्सपीरियंस है इसका, मेरे को बोल रहे इंटरव्यू लो इसका। तो मैंने ऐसे नहीं बोला मैनेजर को कि मैं नहीं लेता वगैरह, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने लिया उस बंदे का इंटरव्यू, ना आई हैव रिजेक्टेड हिम, ठीक है ना? क्यों रिजेक्ट किया था वो ध्यान से समझो, क्योंकि शायद जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे बाकी इंटरव्यूअर्स भी सोचते होंगे ना। 12 साल वाले बंदे को रिजेक्ट किया किसने? 6 साल वाले ने, है ना? तो 6 साल वाले में कितना एटीट्यूड होगा सोचो आप, ठीक है ना? ज़्यादा ही शाना होगा वो, ठीक है। तो समझते क्यों रिजेक्ट किया?
ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक कि मैं उसको रिजेक्ट करना चाह रहा था। और एक कमाल की कहानी बताऊंगा वो 12 साल वाले के पीछे की आपको, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, जब देखा 12 साल एक्सपीरियंस है, उसका रिज्यूम मंगाया, रिज्यूम आ गया मेरे पास में, उसको बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, बहुत लंबा चौड़ा 3 या 4 पेज का रिज्यूम था उसका, बहुत कुछ लिखा था रिज्यूम के अंदर, ठीक है। और फिर वो एक्सप्लेन किए जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ये आता है मुझे, इस पे काम किया मैंने, उस पे काम किया है, मैं कुछ जावा में भी एक्सपर्ट हूँ, पाइथन में भी एक्सपर्ट हूँ, सब 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 उसने सब समझाया मुझे। अब ये इंट्रोडक्शन पढ़ के और आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ जाता है, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा सा वैसा हो गया, फिर मैंने सोचा कि ठीक है बट ले तो लेते हैं, मतलब 12 साल है तो इसको सभी कुछ आ रहा होगा, तो वैसे भी ज़्यादा कुछ इंटरव्यू में पूछने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक पूछ के छोड़ दूंगा इसको। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ वहाँ के सवाल पूछे ही नहीं, मैंने उसको सीधा लैपटॉप दे दिया, एक्लिप्स खोल दिया, एक्लिप्स एडिटर जिसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको मैंने एक प्रोग्राम दे दिया कि एक एरे है, देखो उस एरे के अंदर कुछ नंबर्स है, और उन नंबर्स में जब मुझे सेकंड मैक्स नंबर प्रिंट करके चाहिए तो उसका प्रोग्राम आप लिखो। तो उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो कैसे कैसे क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब मन में ठान लिया कि रिजेक्टेड है। बाद में फिर मैंने वो रिजेक्शन कंफर्म करने के लिए कुछ टेक्निकल सवाल उससे पूछे, जो कोर जावा और ऑटोमेशन टेस्टिंग के और फ्रेमवर्क के सब कुछ थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू आंसर दोस ट्रिकी क्वेश्चंस। जब मैंने उसको सिंपल सिंपल सवाल पूछे, मतलब व्हाट इज ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज इंटरफेस, तो ही वॉज एबल टू आंसर एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा दे रहा था, जैसे अभी किया ना if else में, सोच रहे हो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कितना घुमाएंगे हम लोग, समझ रहे हो क्या। तो ऐसे मैंने जब उसको थोड़ा घुमाया फिरा है ना, तो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो आंसर कर रहा था, लेकिन जैसे घुमाया फिरा है वैसे वो तलवार डाल देता था, ठीक है ना। फिर मैंने फिर कंफर्म कर दिया कि हाँ रिजेक्टेड है ये, लेकिन मैंने पहला जो 10 मिनट था उसी में मन बना लिया था कि रिजेक्टेड है। क्यों, वो सोचो। उसको जब मैंने इक्लिप्स दिया, ठीक है ना, उसने ऐसे लिखा, ठीक है, सिंपल, सही है स्टेटमेंट, ध्यान से देखो, सही है, हाँ सर, सही है। ऐसे लिखा था उसने, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। क्योंकि उसने शॉर्टकट यूज नहीं किया। तो अगर इक्लिप्स मैंने उसको दिया है तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो लिखता है SYSO कंट्रोल स्पेस और एंटर, तो अपने आप पूरा स्टेटमेंट छप जाता। मेन मेथड उसने ऐसे लिखी, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा वो, ये देख के मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ये 2 लाइन्स देख के। और एक लाइन भी उसने ऐसे लिखी थी, वो क्या है आपको भी समझ में नहीं आएगी, जब आगे बढ़ेंगे तो और बताऊंगा मैं उसको। रिजेक्ट कर देता मैंने उसको ये देख के बस। इससे मैंने क्या गेस किया, इससे मैंने ये गेस किया कि ये रेगुलर कोडर नहीं है, क्योंकि उसको शॉर्टकट यूज नहीं करने आता है इसलिए। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताओ, जो चीज आप डेली कर रहे हो, डेली मान लो किसी एक रास्ते से आप डेली जाते हो, डेली सालों साल जा रहे हो, ठीक है, आप उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे कभी, नहीं ढूंढेंगे क्या, ढूंढते हो आप, नेचुरल टेंडेंसी ही है। तो जो बंदा अगर अपने 12 साल के करियर में मान लो 6 साल भी कोडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी system.out.println नहीं लिखेगा, सबकॉन्शियसली वो इतना ट्रेंड होता है, सबकॉन्शियसली वो प्रोग्राम दिमाग लगा के नहीं कर रहा है, उसकी उंगलियों को आदत है। अगर आप नींद में लैपटॉप दे दोगे ना तो भी वो SYSO लिखता है। जैसे मैं अगर यहाँ आप देख रहे होंगे तो कुछ रिकॉर्डिंग अगर आप पीछे की देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने गलती से कहीं ना कहीं SYSO लिखा है, फिर मैंने उसको मिटाया, फिर system.out.println लिखा मैंने। ये हुआ है मेरे साथ भी, समझे क्या, सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो जाता है बंदा, उंगलियां ट्रेन हो गई, उसकी दिमाग नहीं है। इट्स सेम समथिंग लाइक यू आर राइडिंग ऑन द साइकिल। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, डे 1 पे आप बहुत अच्छे से चला लेते हो क्या, नहीं, आप गिरते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि पेडल कितना मारना है, आपको ये डर लगता है कि बहुत जोर से मार दूंगा तो आगे भाग जाएगी, आप धीरे से चलाते हो लेकिन गिर जाते हो क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है ना, ये सब होता है आपके साथ में। लेकिन जिस दिन आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो,
क्या उस दिन आपका दिमाग काम कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता है। आपकी बॉडी में जितनी मसल्स है ना वो सब ट्रेन हो चुकी है, सब। इसलिए आपके टॉर्सो को पता है कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है साइकिल चलाते टाइम। आपके पैरों को पता है कि कितनी ताकत लगानी पेडल में। आपके दोनों हाथों को पता है कि लेफ्ट वाला घुमाए कि राइट वाला घुमाए। समझ रहे हो क्या? आपकी उंगलियों को पता है कि ब्रेक दबाते समय कितना दबाए। आर यू गेटिंग? फिर थोड़े दिनों बाद आप साइकिल के ऊपर सर्कस करने लग जाते हो। डंडी पे एक दोस्त बिठाया, पीछे एक बिठाया, तीनों के तीनों जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? थोड़े दिनों बाद खड़ा हो जाता बंदा सीट पे। देखना आप कभी बच्चे देखे आपने जो नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं, पूरा सीट पे खड़ा हो गया, ठीक है, दांत वात टूट गए वो बात अलग है, बट खड़ा हो जाता है वो, ठीक है, पूरा सर्कस कर रहा हो बैठ के, स्लो साइकिल चला रहा है, स्लो, ठीक है, जो सब कर सकता है करता है वो। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है, होगा देखो, कि आप साइकिल चलाते चलाते घर से निकले, पहुंचना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ कि लेके निकला मैं, बाद में आधे रास्ते याद आया, अरे इधर से कहाँ गया मैं, इधर तो जाना भी नहीं था। अभी टू व्हीलर के साथ भी होता होगा ऐसा कभी कभी कि बाइक से निकल गए, फिर आधे रास्ते सोचते सोचते जा रहे हैं, फिर बाद में पता चला इधर ये रास्ते कैसे आ गए हम। ये रास्ते क्यों आए आप? क्योंकि आपका वो रोज का रास्ता है, आपकी सारी मसल्स को पता है हम इधर से ही जाने वाले हैं। दिमाग एक्टिवेटेड नहीं उधर, दिमाग तो कुछ और सोच रहा है, लेकिन बाकी जो मसल्स है ये सब ट्रेन है, सब ट्रेन होती है। इसलिए जब छोटा बच्चा रहता है ना वो ग्लास नहीं उठा पाता, बड़ा होने के बाद उठा लेता है। उधर दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व है। समझ रहे हो क्या? और जब आप प्रोग्रामर बनते हो तो आप इधर से सोचते हो, इसको ट्रेन करने के पीछे लगते हो। नहीं भैया, पूरा बॉडी ट्रेन होता है। आपको लगता होगा सिर्फ दिमाग का काम है, नहीं है, पूरा बॉडी ट्रेन होता है। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ देख के भी लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी उंगलियों को पता है कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ। समझे? या दिमाग काम में नहीं आ रहा। दिमाग अगर होता तो आंखें भी इन्वॉल्व होती ना, आंखें तो कीबोर्ड देखती, फिर एच कहाँ है, वाई कहाँ है। समझे? तो यहाँ मुझे मसल्स भी ट्रेन करनी पड़ती है। और दिस इज वाई आई हैव रिजेक्टेड दैट कैंडिडेट। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था बंदे को। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली कोड कर रहे हो तो कहीं से भी आप मेन मेथड का सिंटैक्स पूरा नहीं लिखते, आप लिखते ही नहीं, आप शॉर्टकट ही इस्तेमाल करोगे कंपल्सरीली। और एक चीज थी जो मैंने देख के उसको रिजेक्ट किया था, बट मैं आगे समझाऊंगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रिजेक्टेड, 12 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसी की जगह मैंने दूसरा एक बंदा उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया था जिसका 7 ईयर्स एक्सपीरियंस था। कितना? अमरीश उस बंदे का नाम था, अभी भी शायद वो वहीं पे वर्क कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। और जब वो आया टीम के अंदर तो ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस एवरी टाइम, इन्वॉल्व इन द मीटिंग्स। जावा उसका बहुत ग्रेट भी नहीं था, बट ठीक ठाक ही था, बट आई हैव सिलेक्टेड हिम। मैंने मैनेजर को रिव्यू भी वैसे ही दिया था। अच्छा, जो 12 साल वाला था ना, 12 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसको मैंने रिजेक्ट किया, मैंने मैनेजर को भी बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं है कैंडिडेट हमारी टीम के लिए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बट डजंट फिट टू आवर टीम, बट टेक्निकली तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसा रिव्यू मैनेजर को दे दिया था। मैनेजर बोला नहीं नहीं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो रहने दो, फिर मैनेजर राउंड में नहीं लेते उसका। मैंने बोला ठीक है, इट्स योर विश, तो फिर छोड़ दिया ना। फिर बाद में ये 7 साल वाला बंदा आया, उसको लिया। अच्छा, ये जो 12 साल वाला बंदा था ना, ये हमारी कंपनी में बेंच पे था। ठीक है, नाउ दिस वाज जोक। बट हमको बेंच मतलब क्या अगर नहीं पता है तो हमको जोक भी नहीं समझ में आएगा। बेंच पे था मतलब काम नहीं था, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी चल रही है। समझे? ये मुझे बाद में पता चला कि ये बेंच पे था। मेरे को मैनेजर बोलता है अभी वो बेंच पे था, तो हम उसको जल्दी ले सकते हैं ना। बाहर से ढूंढेंगे तो वो नोटिस पीरियड देगा बंदा, फिर उसके कंपनी में रिजाइन करेगा, फिर वो नोटिस पीरियड सर्व करेगा, फिर इधर आएगा, लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। उससे अच्छा बेंच वाला तो फटाक से आ जाएगा, कल बोलो कल आ जाएगा। मैंने बोला आपकी बात बिल्कुल सही है, बेंच पे आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने तो वही बोला ना आपको कि आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, मुझे सही नहीं लगा। तो मैनेजर भी बोलेगा ना फिर रहने दो यार, तुमको सही नहीं लग रहा तो फिर क्यों ही ले।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि लीड की पोजीशन पे जो बंदा आने वाला है वही अगर बोल रहा है कि नहीं लो, तो फिर मैनेजर थोड़ी ना रिस्क लेगा। सोचो आप। और उसमें भी मेरे मैनेजर का रिलेशन अच्छा था, तो वो सोचता नहीं था ज़्यादा, उसको पता था ये सही ले रहा होगा इंटरव्यू, तो उसने छोड़ दिया, बोला ठीक है रहने दो। तो हमने बाहर से हायर किया था अमरीश को, तो ही इज मे बी वर्किंग विद दैट कंपनी, आई एम नॉट श्योर नाउ। ठीक है ना? तो 7 साल वाले बंदे को ले लिया था मैंने 12 साल की जगह पे। और ये होता है इंटरव्यूज के अंदर। बेंच पे था वो बंदा, सोचो आप। तो सोच रहे हो उसके पहले इंटरव्यूज किसने लिए होंगे, जिसने सिलेक्ट किया होगा उसको? सिलेक्ट करना चाहिए था क्या उसको उस कंपनी में? बेंच पे होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ये 12 साल वाले का बेंच पे क्या होता है? कभी आप सोचते हो कि 12 साल एक्सपीरियंस आने के बाद अगर मैं बेंच पे चला जाऊँ तो उसके बाद क्या होगा मेरा? व्हाट विल बी माई फ्यूचर? अगर मान लो मेरे प्रोजेक्ट में उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब एक रिजेक्शन आया उसके पास, बराबर, तो कंपनी उसको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करती है कि भाई तू चल यहां इंटरव्यू दे दे दूसरे प्रोजेक्ट में, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। अब दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपका अगर रिजेक्शन आ गया तो कंपनी आपको तीसरा प्रोजेक्ट देती है। और मान लो तीसरे में भी 12 साल के हिसाब से आपका रिजेक्शन आ गया, तो इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। इसके बाद आपको एक खाकी कलर का एनवेलप मिलता है A4 साइज का, जिसके अंदर आपके एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स, ठीक है, सैलरी सारी की सारी अकाउंट में 3 महीने की एडवांस में, ये आके आप घर जाते हो। इसे कहते हैं ले ऑफ। हो गया 12 साल पे, समझे क्या? तो 12 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा निकल जाएगा क्या? यस। यहाँ इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने मेरी कंपनी को मेरी लाइफ के 8 साल दिए और मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ऐसे लिंक्डइन पे डालते हैं लोग, देखो आपने पढ़ी है ऐसे पोस्ट? ये सब फालतू काम करनी ही नहीं इधर, ठीक है? किसने बोला था तुमको 8 साल देने को? कंपनी थोड़ी ना बोल रही थी कि 8 साल रुक भाई तू। वो तो तुमको बाहर कहीं नहीं मिल रहा था इसलिए तुम रुके थे। समझे कि नहीं समझे? जिसके पास शार्पनेस है, स्किल्स है, ठीक है ना, वो बंदा तो वैसे भी नहीं रुकता 8 साल किसी कंपनी में। आप कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, आपके मर्जी के हिसाब से काम हो रहा है, तो आप क्यों छोड़ के जाएंगे कंपनी? सैलरी अच्छे से आ रही है आपको टाइम पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इंक्रीमेंट भी सही सही चल रहा है, तो यू वॉन्ट चेंज योर कंपनी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऊपर की पोजीशन पे भी जाते रहते हैं, सेम कंपनी में रह के भी स्किल्स अचीव करते रहते हैं, सैलरी पोजीशंस अचीव करते रहते हैं, फाइट मारते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सालों साल वही बैठे हैं, वही स्किल्स लेके बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही प्रोजेक्ट है, कुछ बदलाव नहीं है। तो क्यों भाई आपको रखेंगे, बताओ क्यों? आपकी कंपनी तो आप रखते हैं ऐसे बंदे कि नहीं यार इसने मेरी कंपनी को 8 साल दिए हैं, इसको कुछ आता नहीं है, इससे कुछ काम होता नहीं, बट रहने दो, इसको दे देंगे 1.5 लाख रुपया महीने का। सोचोगे आप? नहीं ना, भगा देंगे ना आप उसको। जिस दिन जेब खाली होने लग जाएगी आपके पैसे दे दे के 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, ठीक है, हर महीने का, तो उस दिन आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि यार इसकी जगह दूसरे 2 लेके आते हैं। वो भी 50-50 हजार वाले लाते हैं, 50 फिर भी बचेगा, 2 लोग आएंगे नए से, वो भी ज्यादा स्किल वाले। सोचोगे कि नहीं आप किसी पॉइंट पे? सोचते हैं आप? ये गवर्नमेंट कंपनी जैसा नहीं है। एक ही कंपनी थी जो गवर्नमेंट जैसी थी, वो भी अभी नहीं रही है, ठीक है, दैट वाज TCS। और इसी चीज़ों के मतलब परिणाम भुगतने पड़ रहे थे TCS को, बट देर आए दुरुस्त आए, उनको भी अभी समझ आ गई कि नहीं नहीं सैनिटाइजेशन तो करना पड़ेगा, निकालने तो पड़ेंगे लोग। तो अभी निकालना चालू कर दिया उन लोगों ने, वो भी ले ऑफ करते अभी। नाउ इन इंडिया देर आर 0 कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ को निकालती नहीं है। कितनी? तो कोई हमको निकाल दे उससे अच्छा हम स्किल हासिल करके खुद ही स्विच मारेंगे ना। जब स्विच मारेंगे तो डबल होगी सैलरी, डबल, ठीक है, 10 का 20, 20 का 40।
बट स्किल भी डबल करने पड़ेंगे। हाँ बोलोगे उसी स्किल पे स्विच मारते रहूंगा, नहीं, ठीक है, स्किल्स भी डबल करने पड़ेंगे। ओके, तो चलो यहां तक का समझ में आ गया। तो ई एल्स जो है ना ये अकेला हो गया, इसको अकेला नहीं रहे इसलिए मैंने ब्लॉक में डाल दिया। ब्लॉक में डाल दिया तो अब कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो इसको कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा मैंने, एल्स को चलेगा क्या अभी? लेट्स सी, हाँ सर चल जाएगा। लेट्स सी, चला कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो इफ को आप कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हो या तो एल्स को, दोनों में से किसी को भी लिखो, दोनों को भी लिखा चलेगा, दोनों को भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ कोशिश करना है कि एल्स से पहले अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो 2-3 स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें भी वेरिएबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। कहानी समझ गए पूरी की पूरी? परफेक्ट। सो दैट वाज इफ एंड इफ एल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल बना सकते हैं क्या? यस बनाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावा बोलेगा लोकल वेरिएबल है उस ब्लॉक का, उस ब्लॉक में तो कोई भी यूज करो, ब्लॉक के अंदर बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कंपाइल किया, हैप्पीली कंपाइल हो गया, रन किया, रन भी हो गया, कितना सिंपल है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल अभी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट हटाओगे वैसे ही ये चिल्लाने लग जाएगा, बोलेगा क्या कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? अब 3-3 जगह एरर मार देगा। ये देखो, एल्स विदाउट इफ, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड, 2 एरर आ गए। समझे कि नहीं समझे? ओके, सो दैट वाज इफ एल्स। अब ये इफ एल्स फिर भी खत्म नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। मंडे को जब आप वापस आएंगे तो ये वापस से शुरू होगा, और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, फिर और मजा आएगा। अभी एक कंडीशन है ना, अभी हम 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक कोई सवाल किसी के? जी, एल्स के नीचे अगर एक और लाइन लिख दे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? नहीं होगी। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं या नहीं, तो ये उसकी वजह से पड़ेगा। हाँ, व्हाट विल सर हैपन नाउ? वर्ड वाला लास्ट वाली लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी? नहीं नहीं सर, वेट 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 सर, हो जाएगी क्योंकि अभी एल्स के नीचे है ना, तो वो तो मेन मेथड में आ जाएंगी, तो वर्ड भी प्रिंट हो जाएगा। हम्म, देखो मयूरी और सोच रहा हेलो है तो अभी होगा ही क्योंकि एल्स कंडीशन है। सही दिशा में। तो हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। और वर्ल्ड? वर्ड भी हो जाएगा। वर्ल्ड भी हो हो जाएगा। जाएगा। लेट अस चेक, पता नहीं। कंपाइल, अरे कंपाइल, ठीक है, और रन हो गया। क्यों चला? क्योंकि इस वर्ल्ड का इस ई फेल से कोई लेना देना नहीं है। वो बोल रहा है तुम तुम्हारे झगड़े उधर संभालो, मैं तो मेरा रन हो जाऊंगा, क्योंकि वो बोल रहा है मैं मेन मेथड का हूं भाई, ठीक है, ई फेल्स का तो हूं नहीं। जी, पहली कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर क्या होता? क्या क्या प्रिंट होता? हाय, हे, है वर्ड। वर्ल्ड। हाँ लेट्स चेक। क्या हुआ? क्योंकि वर्ल्ड का कोई लेना देना इफ फेल से नहीं है, तो इफ उधर फट जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो बोलेगा मैं तो रन हो जाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? कितना सिंपल था। इफ एल्स दोनों कवर हो गए, इफ एंड इफ एल्स, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मंडे को हम इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। संक्रांति की आपको छुट्टी थी, फिर इलेक्शन की भी थी, ठीक है, इस वजह से 2 दिन हमारे सेशन नहीं हुए, ठीक है, बट मंडे से हम फिर से कंटिन्यू करने लग जाएंगे। ओके गाइस, चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? इंडेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं जावा में, आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये प्रोग्राम में ऐसा लिख दूँ तो भी ये चल जाएगा, जावा को कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। हाँ, बट यही पाइथन होती तो ये पूरा प्रोग्राम फट जाता।
ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट वाली लैंग्वेज और बिना ब्रैकेट वाली लैंग्वेज, इसमें यही फर्क है, यही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं। इफ एल्स तो सब जगह सेम टू सेम है। इनफैक्ट इफ अगर आप पाइथन में जाके देखोगे तो और थोड़ा सा शॉर्टकट भी लिखा जा सकता है, और ट्रिकी वैसे। ठीक है, एनी डाउट्स यहां तक अभी? और नहीं, ओके। सो देखो, जो 14 डेज और 15 डेज का आपका फ्री वाले डेमो सेशंस थे, दे आर नाउ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप मंडे से कंटिन्यू करना चाहते हो तो जस्ट कॉन्टैक्ट द टीम वंस। ठीक है, दे विल हेल्प यू टू लेट यू नो द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, वो आगे की सारी प्रोसेस आपको बता देंगे। और मंडे से इसमें और ज़बरदस्त चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अलॉन्ग विथ सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ में। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या नहीं बोलना है। ठीक है ना, क्योंकि अगला सेशन मोस्टली लॉजिक के ऊपर बेस्ड रहेगा, प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं, समझे ना। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आंसर करने से आप रिजेक्ट होते हो। सही आंसर, हाँ, क्या सही आंसर करने से भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, जैसे मैंने आज बताया आपको। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम अगले वाले सेशंस पे, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिनों में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इनफैक्ट पूरा वीक आगे का जो भी रहेगा उसमें बहुत हेवी और हेप्टिक प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, अलॉन्ग विथ द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूज में पूछते हैं, एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों को पूछते हैं, तो वो भी मैं कवर करूँगा। ओके, सो डू नॉट मिस द मंडे session. Okay guys, so that's it for the day. Thank you so much for joining and have a good day to all. Thank you, sir. Thank you.